मार्केट्स के तमाम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज एट 10 लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें मुख्य तौर पर बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे को लेकर। इसके अलावा बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की भी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में आज किन किन अहम खबरों पर सुनवाई होनी है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुबह की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन रूस और ऑस्ट्रिया दौरे पर। पहले चरण में मॉस्को में भारत रूस वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा, दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में हुआ जबरदस्त सुधार। पुरी में आयोजित 2 दिवसीय भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 2024 का आज दूसरा दिन। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा फिर शुरू। आज गुंडीचा मंदिर पहुंचेगी रथ यात्रा। नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी सभी 26 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। पेपर लीक और गड़बड़ियों के हैं आरोप। सीबीआई अब तक कई लोगों को कर चुकी है गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में हुआ मंत्रिमंडल विस्तार। विधायक रामनिवास रावत ने राजभवन में ली नए मंत्री के रूप में शपथ। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पेश करेंगे विश्वास प्रस्ताव। कैबिनेट का भी होगा विस्तार। मौसम की खबरों में मुंबई में भारी बारिश। आज सुबह तक शहर में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज। कई रेलवे स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक पर भरा पानी। आज भी शहर में और अधिक बारिश होने की संभावना। और खेल की खबरों में स्टीपल चेज एथलीट अविनाश सांभले ने बनाया नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। 3000 मीटर स्टीपल चेज में किया अपने पिछले रिकॉर्ड को बेहतर। तो ये थी अहम सुर्खियां, और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर रवाना होंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को जा रहे हैं और इस दौरान पीएम मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। दरअसल कोविड के कारण ये शिखर सम्मेलन 3 साल बाद हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी की रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ मीटिंग में कई समझौतों पर मोहर लगने की भी संभावना है। साथ ही आपसी संबंधों के तमाम मुद्दों पर फोकस किया जाएगा। प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया के दौरे पर रहेंगे। वो ऑस्ट्रिया के चांसलर और उच्च स्तरीय कारोबारी समूहों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली ऑस्ट्रिया यात्रा होगी। और वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि रूस के साथ संबंधों में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में काफी सुधार हुआ है। साथ ही पीएम मोदी और पुतिन के लिए बैठक संबंधों पर चर्चा करने का शानदार अवसर है। A lot of other issues I touched upon, but I don't want to preempt sort of this, because as you know, Prime Minister Modi is going to Moscow next week. In fact, yesterday evening, President Putin mentioned to me that he's looking forward very much to that visit. So I think preparations are underway. Obviously, our discussions contributed to it, but what will come out, you will have to wait till the visit is. और वहीं पीएम मोदी के रूस पहुंचने से पहले ही वहां के प्रवासी व्यवसायी काफी उत्साहित हैं और इस यात्रा को काफी उम्मीदों के साथ देख रहे हैं। संवाददाता सुधीर यादव की एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 8 और 9 जुलाई को रूस की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं और सबसे खास बात यहाँ का जो इंडियन डायस्पोरा है तमाम उम्मीदों के साथ इस यात्रा को देख रहा है कि जब दोनों नेता बात करेंगे तो यहाँ का जो बिजनेस है, पीपल टू पीपल टाइज हैं, वो कैसे और ज़्यादा बेहतर होंगे। यहाँ के इंडियन डायस्पोरा में तमाम जो
लोग हैं, तमाम बिजनेसेस जुड़े हुए हैं, उनसे हमने बात की कि आखिर क्या चीज़ों की ज़रूरत है और इंडियन डायस्पोरा इस यात्रा को किन उम्मीदों से देखता है। हम लोग बहुत एक्साइटेड है कि ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं। डिफेंस में ऑलरेडी चल रहा है, फार्मा में भी चल रहा है, बट स्काई इज़ द लिमिट। हम लोग ये नहीं देखते कि रशिया में मैन्युफैक्चरिंग, वी आर ऑल्सो लुकिंग एट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड एक्सपोर्टिंग टू रशिया। सो बोथ वेज कम्युनिकेशन विल। आयुर्वेदा है, न्यूट्रास्यूटिकल्स है, विटामिन्स है, वो ग्रो कर रहा है और हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है भारत इन सारे सेगमेंट में। प्रधानमंत्री जी जो आ रहे हैं, रशियन प्रेसिडेंट के साथ बात होने वाली है इनकी और सारे अथॉरिटी के साथ, तो फार्मा एक बहुत ही टॉप बिजनेस के लिए प्रोस्पेक्टिव है हमारे लिए और अच्छा कुछ होने का उम्मीद है। सिर्फ एक दो कंपनी ही इंपोर्ट करती थी इंडिया से, ज़्यादातर लोग चाइना से इंपोर्ट करते थे। लेकिन मेजर जो क्वांटिटी है हम लोग इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो जो मोदी की वजह से ही हो पाया है। भारतीय समाज इस तरह से पूरा आत्मविश्वास के साथ विविध देशों में जो दिखाई दे रहा है, इसका पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी जी को है। રશિયામાં સાહેબ આપનું સ્વાગત છે। ગુજરાતીઓ અને ઇન્ડિયન ડાયસ્પોરા તમારું ખૂબ ખૂબ વેલકમ કરવા માટે અમે વેઇટ કરી રહ્યા છીએ અને તમારા આવવાથી ખૂબ જ ઉત્સાહિત છીએ। પૂરા ગુજરાતી સમાજ અને પૂરો ભારતીય સમાજ ઉત્સાહિત છે। ये सभी इंडियन के मन में यही बात है कि मोदी जी आएँ और जहाँ के रिलेशन और अच्छे बने और बिजनेस और डेवलप हो। तो रूस में हो रहे भारतीय समुदाय के लोग भी इस वक्त जो वहां पर रह रहे हैं, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉस्को आगमन से बेहद ही खुश हैं और उनका मानना यह है कि ये आगमन सांस्कृतिक जुड़ाव को भी बढ़ावा देगा। नरेंद्र मोदी जी, हमें रशिया में आपका स्वागत है। I'm really happy that relationship between two my beloved countries, my motherland Russia and India, are really strong, and I'm happy that Narendra Modi is coming again to Moscow. I am happy to welcome the Prime Minister Narendra Modi in Russia, and I believe that the cultural links between our two countries are very important. We are very happy to perform and welcoming dance program and represent this beautiful art form of India. And by this we expressing our big love to India, to Indian culture. And this is very auspicious day for us. तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 9 जुलाई तक 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज मॉस्को के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की मॉस्को की बेहद अहम यात्रा को लेकर वहां के लोग भी काफी उत्साहित हैं और इस यात्रा को रूस भारत के संबंधों के लिए भी काफी अहम माना जा रहा है। मोदी जी की नेतृत्व के अंतर्गत चाय पे चर्चा होती है। आज कल पूरे रशिया में, पूरे मॉस्को में जहां देखो सिर्फ मोदी चर्चा हो रही है। का यहाँ आना इस समय पे जब यहाँ पर वॉर चल रहा है तो ये बहुत कुछ कहता है और हमें आशा है कि वो हम सब के लिए, इंडिया के लिए और रशिया के लिए ज़रूर कुछ ऐसी बातचीत करेंगे और ऐसे किसी नतीजे पे पहुँचेंगे कि जिससे ये वॉर ख़त्म होने में बहुत मदद मिलेगी हमारे लिए। वैसे और इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां प्रधानमंत्री ने रूसी संघ और ऑस्ट्रिया गणराज्य की आधिकारिक यात्रा पर जाने से पहले प्रस्थान वक्तव्य एक जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है
तो आपको बता दें कि रवाना होने से पहले ये प्रस्थान वक्तव्य जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि ऑस्ट्रिया को लेकर भारत ऑस्ट्रिया लोकतंत्र और बहुलवाद के आदर्शों को साझा करते हैं। जिसमें प्रधानमंत्री ने लिखा कि 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन पर जा रहा हूं। भारत रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी पिछले 10 सालों में बढ़ी है। साथ ही उन्होंने इसके बाद लिखा कि अपने मित्र राष्ट्रपति पुतिन के साथ कई मुद्दों पर दृष्टिकोण साझा करने के लिए उत्सुक हूं। तो प्रधानमंत्री कितना उत्सुक है इस यात्रा को लेकर, वो उन्होंने अपने इस वक्तव्य में बताया। साथ ही मित्र राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलू की समीक्षा करने का ये अहम अवसर है, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। ये यात्रा रूस में भारतीय समुदाय से मिलने का अवसर भी प्रदान करेगी। जो रूस के अंदर भारतीय समुदाय जो रह रहा है उससे भी मुलाकात कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की होने वाली है, तो उसको लेकर भी प्रधानमंत्री काफी उत्साहित है। ऑस्ट्रिया में ऑस्ट्रेलिया भी क्योंकि प्रधानमंत्री जाएंगे और वहां पर किस तरीके से स्वागत होगा ये देखने वाली बात होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑस्ट्रिया हमारा दृढ़ और विश्वसनीय साझेदार है। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी सुधीर यादव इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो कि इस वक्त मॉस्को में मौजूद हैं। सुधीर, मॉस्को में कहीं ना कहीं तैयारियों की अगर हम बात करें तो तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचेंगे तो उनका जोरदार स्वागत सबसे पहले किया जाएगा। हाँ, दोबारा करो। अरे ऑडियो तो ठीक है, तुम कनेक्ट। चलिए, अभी हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पाया, लेकिन एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो सुधीर यादव इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, ताज़ा अपडेट हमारे साथ साझा कर रहे हैं। मॉस्को में वो इस वक्त मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री और सुधीर इस वक्त हमारे साथ वापस जुड़ गए। सुधीर, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में, क्योंकि प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचेंगे तो काफ़ी स्वागत प्रधानमंत्री का वहां पर किया जाएगा, क्योंकि भारतीय समुदाय के जो लोग वहां पर रह रहे हैं वो भी काफ़ी उत्सुक है प्रधानमंत्री के इस आगमन को लेकर। बिल्कुल कृतिका, देखिए साफ तौर पर देखिए 22वीं भारत रूस शिखर सम्मेलन जो हो रहा है उसमें जब प्रधानमंत्री आज दोपहर यहाँ पहुँचेंगे, पहुँचते उनको सेरेमोनियल वेलकम दिया जाएगा। उसके बाद से जो रूसी राष्ट्रपति हैं उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया है। कल की बात करें तो कल सुबह सबसे पहले जो यहाँ इंडियन डायस्पोरा है उनको संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। और इंडियन डायस्पोरा जो यहाँ मौजूद है बहुत उत्साहित है उनके स्वागत को लेके। उम्मीद देख रहा है कि जो तमाम क्षेत्र हैं, फार्मास्यूटिकल है और तमाम जो क्षेत्र हैं, डिफेंस का एरिया है, भारतीय जो छात्र हैं मेडिकल की शिक्षा के लिए वो यहाँ आते हैं। तमाम ऐसे छात्र हैं, बहुत उम्मीदों से देख रहे हैं प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कि आखिर जब दोनों लीडर्स यहाँ मिलेंगे तो व्यापार को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, पीपल्स टू पीपल्स टाइज जो हैं उसमें किस तरह से आगे बढ़े जाए। ख़ास बात है कि जिस तरीके से रक्षा के क्षेत्र में हमारा बहुत ज़्यादा बेहतर सहयोग है, लगातार नए स्तर पर बढ़ता जा रहा है। ख़ास एक बात देखें कृतिका, जो बॉन्डिंग है दोनों लीडर्स के बीच, पिछले 10 साल की बात अगर हम करें तो करीब 16 बार बातचीत हुई है, दोनों बार मिले हैं, इन पर्सन या फ़ोन पे बातचीत हुई है। ये दिखाता है कि किस तरीके की बॉन्डिंग है। और एक सबसे खास बात, व्यापारिक गलियारे को लेके जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, चेन्नई व्लादिवोस्टोक ईस्टर्न सी कॉरिडोर है, ये दो ऐसे गेम चेंजर कॉरिडोर हैं जिन पर अगर दोनों देश आगे बढ़ते हैं तो इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसमें भारत का हिस्सा बहुत ज़्यादा बेहतर बढ़ेगा, बहुत बेहतर स्थिति होगी। तो तमाम ऐसे मुद्दे होंगे, डिफेंस की बात करें, क्लाइमेट चेंज की बात करें और इसके अलावा ऊर्जा की बात करें, एनर्जी सेक्टर जिस तरीके से लगातार दोनों देश सहयोग कर रहे हैं, तो ये सारे तमाम क्षेत्र हैं जिनमें बातचीत होने की संभावना है। कृतिका, सुधीर, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने अपने इस जब वो जा रहे हैं तो जाने से पहले उन्होंने अपना एक वक्तव्य भी जारी किया, जिसमें उन्होंने इसका जिक्र भी किया है कि पिछले कुछ सालों में, खासतौर पर अगर हम 10 साल पर अगर हम नजर डालते हैं तो पिछले 10 साल में रूस और भारत के जो रिश्ते हैं वो काफी मजबूत होते हुए नजर आए हैं हर क्षेत्र में। बिल्कुल कृतिका, इस चीज़ को इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि पारंपरिक तौर पर हमारा रूस सहयोगी रहा ही है। पिछले 75 साल से अगर रिश्ते देखें तो एक स्थायित्व दोनों के रिश्ते में नज़र आता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार हमारा सहयोग रहा है। प्रधानमंत्री का वक्तव्य में भी ये चीज़ें साफ तौर पर नज़र आती हैं। और जिस तरीके से अब इस सहयोग को कैसे लेकर आगे बढ़ा जाए, और अभी जो बदलते वैश्विक हालात हैं, रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें, वेस्ट के सैंक्शन की बात करें, तो इसमें ये रिश्ते जो
और ज़्यादा अहम हो जाते हैं। तो तमाम बदली हुई परिस्थितियों में किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंचों में हमें ज़्यादा बेहतर सहयोग करना होगा, आपसी व्यापार को हम किस तरीके से और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, ये तमाम मुद्दे डिस्कशंस में होंगे। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ में साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर, लेकिन इसी के साथ में न्यूज़ 10 में खबरों में आगे भी बढ़ लेते हैं, जहां गड़बड़ी और पेपर लीक जैसे तमाम विवादों में घिरी नीट यूजी परीक्षा का भविष्य क्या होगा, ये आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद तय हो जाएगा। इस सुनवाई पर देश के करीब 24 लाख छात्रों की निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के सामने इस पूरे विवाद को लेकर अब तक 26 याचिका पहुंच चुकी हैं। इनमें ज्यादातर इस परीक्षा को रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की याचिकाएं भी शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में बनी इस बेंच में ये अहम सुनवाई होगी। मांग ये भी है कि कथित गड़बड़ियों की अलग और स्वतंत्र जांच हो। बढ़ते इस नीट विवाद के बीच में केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय में अपना हलफनामा भी दाखिल किया और कहा है कि किसी भी सबूत के अभाव में नीट परीक्षा को दोबारा आयोजित करने की कोई जरूरत नहीं है। तर्क दिया गया है कि दोबारा परीक्षा कराने से वास्तविक उम्मीदवारों के जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। ऐसे में अब फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। इस बीच सीबीआई इस पूरे मामले में जांच कर रही है और अभी तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी इस मामले में हो चुकी है। और वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सीयूईटी यूजी सीयूईटी परीक्षा 2024 की आंसर की जारी कर दी है। छात्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार 9 जुलाई तक आंसर की को चुनौती दे सकते हैं। यूईटी परीक्षा के आंसर की जारी होने के साथ ही एक सप्ताह के भीतर परीक्षा परिणाम भी जारी होने की उम्मीद की जा रही है। एनटीए परीक्षा के आयोजन में गड़बड़ी से जुड़ी छात्रों की शिकायतों की भी जांच कर रही है और इस बारे में 30 जून तक मिली सभी शिकायतों की एनटीए जांच कर रही है। अगर किसी भी अभ्यर्थी की शिकायत सही पाई गई तो एनटीए उनके लिए 15 से 19 जुलाई के बीच फिर से परीक्षा का आयोजन कर सकती है। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त जुड़ रहे हैं ताजा अपडेट के साथ में। विकास, फिलहाल अगर देखा जाए तो करीब 24 लाख छात्र ऐसे हैं जिनकी नजर सीधा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। करीब 26 याचिकाएं दायर की गई हैं जिन पर आज सुप्रीम कोर्ट एक साथ ही सुनवाई करेगा। जी बिल्कुल, और इस मामले में खास तौर से अहम है सुनवाई की पहली बार सुप्रीम कोर्ट की एक नियमित बेंच इस मामले को देखने जा रही है, क्योंकि अब तक जितनी भी जो याचिकाएं आपने बताई 26 याचिकाएं, ये सब वेकेशन बेंच के सामने आई थी और अलग अलग जजेस होते हैं वेकेशन बेंच पे। एक हफ्ते एक बेंच होती है, अगले दूसरे हफ्ते दूसरी बेंच होती है। तो पहली बार ये स्पष्ट हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का इसको लेकर के क्या मत है, क्योंकि चीफ जस्टिस की बेंच जब इस पर सुनवाई करेगी तो जो मुख्य तौर पर 3 मांगे हमने यहाँ पर देखी हैं इन याचिकाओं में। पहली ये है कि नीट में जो हर साल इस तरह की शिकायतें आती हैं, गड़बड़ी की, पेपर लीक की अफवाहें होती हैं, कई बार उनमें कुछ तथ्य होते हैं, कई बार सिर्फ अफवाह होती है, इनको रोकने के लिए क्या किया जाए। दूसरा, अभी जो अनियमितताएं पाई गई हैं 2 सेंटर्स पर, ये एनटीए ने भी माना है कि गड़बड़ी हुई है, पटना और गोधरा। तो यहाँ पर जो गड़बड़ियां हैं उसको सीबीआई जांच कर रही है। ये भी एक मांग थी कि सीबीआई जांच हो और कोर्ट मॉनिटर्ड हो। तो कोर्ट क्या इसको मॉनिटर करेगा, इस पूरी सीबीआई की जांच को, इसके लिए ये अहम है आज की सुनवाई। और तीसरा, एनटीए ने ये कहा था कि वो जितनी भी याचिकाएं हाईकोर्ट में लंबित हैं उनको सब सुप्रीम कोर्ट अपने पास लेकर के उनकी सुनवाई करे। तो उन ट्रांसफर पिटिशंस पर भी एक औपचारिक आदेश आ सकता है कि अब सुप्रीम कोर्ट ही उन पर आगे सुनवाई करेगा। हालांकि हाईकोर्ट में जो याचिकाओं पर सुनवाई थी उनको स्टे सुप्रीम कोर्ट पहले ही कर चुका है, लेकिन मुख्य तौर पर ये 3 बातें आज की सुनवाई में सामने आएंगी। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास, और अपना इस पूरी खबर पर अपनी नज़र आप लगातार बनाए रखिएगा और ताज़ा अपडेट हमारे तक पहुंचाते रहिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ अहम फैसला होता है जब ये सुनवाई होगी इस पूरे मामले को लेकर, उस पर नज़र हमारी लगातार है। लेकिन इसी के साथ अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं, जहां मकान खरीदारों और बिल्डरों के लिए पूरे देश में अब एक मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इससे पहले कोर्ट की ओर से नियुक्त एमिकस क्यूरी ने इस मामले में अपनी 3rd स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दायर कर दी है। राज्यों की ओर से दिए गए सुझावों पर गौर करने के बाद कोर्ट ने अपनी पुरानी सिफारिश में कुछ बदलाव किए हैं।
जनवरी 2023 में एमिकस क्यूरे ने जो मॉडल एग्रीमेंट दिया था उसमें खंड ए के प्रावधान देश भर के लिए समान रखे गए थे, जबकि खंड बी में राज्य स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक बदलाव कर सकते हैं। जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कहा था कि वो इस मॉडल एग्रीमेंट पर अपने सुझाव रखें और 12 राज्यों से मिले सुझावों के बाद मॉडल एग्रीमेंट के खंड ए में संशोधन किए गए हैं और अब इन्हें मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया था। वकील अश्विनी उपाध्याय की ओर से 2020 में दायर याचिका में कहा गया था कि बिल्डर की तरफ से बनाए जाने वाले एग्रीमेंट में कई अस्पष्ट शर्तें होती हैं, जिनके चलते बाद में खरीदार को नुकसान उठाना पड़ता है और इसे रोकने के लिए पूरे देश में एक मॉडल एग्रीमेंट लागू होना चाहिए। और न्यूज़ एट 10 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे। ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे मुंबई की बारिश का हाल, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है, लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। और ब्रेक के बाद अब बात करेंगे मुंबई में हो रही बारिश को लेकर। दरअसल मुंबई में भारी बारिश की शुरुआत अब हो चुकी है और कल रात से लेकर आज सुबह तक 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। बारिश से जहां एक तरफ निचले इलाकों में जल जमाव की समस्या हो रही, तो वहीं मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे ने अलग अलग स्थान पर कुछ ट्रेन निलंबित कर दी हैं और कुछ को एहतियातन धीमी गति से चलाया जा रहा है। मुंबई में निजी एवं सरकारी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को स्थिति को देखते हुए बंद कर दिया गया है। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे एवं वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की लंबी कतार भी देखने को मिल रही है। साथ ही आपात स्थिति से निपटने के लिए मुंबई पुलिस, BMC एवं अन्य एजेंसियां भी लगातार परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। और बल्कि सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में बीते एक हफ्ते से बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक आज और आने वाले कुछ दिनों तक राज्य में भारी बारिश की संभावना है। IMD के मुताबिक कोंकण, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के इलाके इससे सर्वाधिक प्रभावित रहेंगे। पुणे, सतारा और कोल्हापुर जिलों में भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य में लगातार हो रही बारिश की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने और सावधानी बरतने की सलाह भी दी है। और इसी पर ताजा अपडेट लेने के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त मुंबई का, जहां पर हमारे सहयोगी योगेश शीतल इस वक्त मौजूद हैं। योगेश, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट वहां पर मिल रही है? अभी किस तरीके से बारिश वहां पर हो रही है और क्या कुछ प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं? देखिए कृतिका, मुंबई में कई इलाकों में अभी भी बारिश हो रही है। हालांकि कुछ जगह बारिश रुकी हुई है, लेकिन जहाँ पे जल जमाव की स्थिति है उसमें आप गांधी मार्केट है वहां पे जल जमाव की जो खबरें हैं वो है। वहां पे इसके अलावा प्रतीक्षा नगर में पानी भरा है। कुर्ला और चूनाभट्टी जो कि लो लाइंग एरिया है वहां पे पानी भरा है। वर्डली के कुछ इलाकों में पानी भरा है। ये सब वो इलाके हैं जो कि लो लाइंग एरिया है और जहां पे ट्रैफिक वहां पे एक तरीके से आप कहें तो काफी चरमराई व्यवस्था वहां पे अभी देखने को मिल रही है। लोगों को काफी इंतजार करना पड़ रहा है क्योंकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो भी एक तरीके से कहें तो डिले हुआ है। हालांकि देश की बसों की अगर आप बात करें तो कई बसों को रीरूट किया गया है, रूट उनके डाइवर्ट किए गए हैं ताकि गंतव्य तक पहुंचा जा सके ऑल्टरनेट मीडियम के द्वारा। रेलवे की अगर बात करें तो सेंट्रल रेलवे की अगर बात करें तो जो हार्बर लाइन और जो सेंट्रल लाइन मेन है थाने, कल्याण, कसारा, इन सब जगहों को मुंबई CST से जोड़ती है। कसारा और कल्याण के बीच में ट्रेनें धीमी गति से चलाई जा रही है। कुछ समय के लिए ट्रेन सुबह रुक गई थी क्योंकि पानी काफी ज्यादा था ट्रैक पे, तो वहां पे बिल्कुल सर्विस को कैंसिल किया गया था, लेकिन बाद में उसको रिज्यूम किया गया।
नवी मुंबई अगर बात करें, जो कि नवी मुंबई का जो हार्बर लाइन का रूट है, देखिए ट्रांस हार्बर लाइन जो कि ठाणे को पनवेल से जोड़ती है, वहां पे ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन जो पनवेल को सीएसटी से जोड़ती है, वहां पर ट्रेनें सुबह में वासी तक जा रही थी और अभी उसको पनवेल तक एक्सटेंड किया गया है। अगर ओवरऑल वेस्टर्न रेलवे की अगर हम बात करें तो माटुंगा रोड से दादर के बीच में कुछ दिक्कतें आई है, लो लाइन एरिया वहां पे पानी भरा है, तो ट्रेनें काफी धीरे से चल रही है। फ्लाइट का जो स्मूथ है वो भी फिलहाल जो फ्लाइट मूवमेंट है वो आईजीटी से, वहां बहुत ज्यादा इश्यूज फिलहाल नहीं है। अगर आप बाकी एजेंसीज की बात करें तो पालघर है, या फिर अगर आप मुंबई से सटे इलाकों की बात करें तो एनडीआरएफ को ऑलरेडी डिप्लॉय किया गया है। मुंबई से बाहर अगर आप बात करें तो कोल्हापुर या जो वेस्टर्न जो महाराष्ट्र है, जो वेस्टर्न पॉकेट है, वहां पे जो पंचगंगा नदी है कोल्हापुर में, वहां पे थोड़ी वो खतरे के निशान पे है। रायगढ़ की बात करें तो महाड़ में जो सावित्री नदी है वहां पे एजेंसीज की नजर है, क्योंकि आमतौर पर रायगढ़ में, फिर रत्नागिरी में जो कंसौली, ये सब जो इलाके हैं, खास करके यहाँ पे जो है कुदाल जैसे इलाकों में वहां पे पानी की समस्या रहती है और कई बार जो है लैंडस्लाइड की भी शिकायतें वहां पे रहती है। उस तरह की घटनाएं आमतौर पर देखने को मिलती है। अगर आप ओवरऑल देखें तो बीएमसी ने एहतियात के तौर पर स्कूल कॉलेजेस को बंद करके रखा है। आज फर्स्ट टाइम एक एग्जाम भी होने था मुंबई विश्वविद्यालय का, जो कि ओपन लर्निंग का था, उसको भी फर्स्ट हाफ को कैंसिल कर दिया गया है। 13 तारीख को वो एग्जाम होगा। तो ओवरऑल जो स्थिति फिलहाल बारिश हो रही है 3 घंटे तक, और 1 बजे तक का जो मौसम विभाग का आकलन है 1 बजे तक घनघोर बारिश होगी जी। अगले दिन कल 9 बजे, कल जो है 9 तारीख को आप कह लें तो हो सकता है बारिश थोड़ी कम हो और स्थिति में थोड़ा सा सुधार देखने को मिल सकता है, और जो ऑपरेशनल चीजें हैं खासकर ट्रांसपोर्टेशन का, वो हो सकता है कि रिस्टोर हो जाए कल तक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश शीतल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ में साझा करने के लिए, साथ ही मुंबई का जो ताजा हाल है वो हमारे दर्शकों को बताने के लिए। और इसी के साथ में ये तो बात रही मुंबई और महाराष्ट्र की, लेकिन आगे बढ़ते हुए बात अब असम की कर लेते हैं, जहां बाढ़ की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। दरअसल राज्य के 28 प्रभावित जिलों में लगभग 23 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं और राज्य के कई स्थानों पर प्रमुख नदियां जो हैं वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कछार, कामरूप, धुबरी, नागांव, गोलपाड़ा, बारपेटा, डिब्रूगढ़, बोंगाईगांव, लखीमपुर, जोरहाट, कोकराझार, करीमगंज और तिनसुकिया प्रभावित जिलों में शामिल हैं। वहीं 3 जिलों में कामरूप महानगर, कामरूप और डिब्रूगढ़ के शहरी इलाकों में भी बाढ़ का अलर्ट है। इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ राहत शिविरों में पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि बाढ़ राहत कैंप की सुरक्षा और स्वच्छता सरकार की प्राथमिकता है। और इसी पर ताजा अपडेट लेने के लिए सीधा रुख करते हैं हमारी सहयोगी सुबीना रॉय का। सुबीना रॉय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुबीना, अगर देखा जाए तो असम में बाढ़ की स्थिति वाकई बेहद ही चिंताजनक है। हालांकि खुद मुख्यमंत्री इस पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल प्रशासन की तरफ से किस तरीके की तैयारियां हैं और किस तरीके से लोगों के लिए बचाव अभियान वहां पर चलाया जा रहा है? जी कृतिका, यहाँ पे जो है स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालांकि जो है प्रशासन मिलके जो है पूरा रात दिन वार्ड फुटिंग पे लगी हुई है कि कैसे जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको पानी से, मतलब पानी भरी इलाकों से निकाल के सेफ एरिया रिलीफ कैंप्स पे लिया जाए। और असम के जो मुख्यमंत्री है वो लगातार विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में दौरा कर रहे हैं और वहाँ पे सिचुएशन का जायजा ले रहे हैं कि कितना वहाँ पे इंतजाम हुआ और इंश्योर किया जा रहा है कि रिलीफ कैंप्स में खाने का सामान, मेडिकल रिलीफ हो, सब जो है वो प्रॉपर्ली अवेलेबल हो। और डिब्रूगढ़ की बात करें तो शहरी इलाका है, यहाँ पे अर्बन फ्लड काफी हो गया था। इसको लेके काफी डिस्कशन हुआ, मीटिंग हुआ, हाई लेवल मीटिंग हुआ, जिसमें ड्रेनेज को और मजबूत करने की बात की गई है। जो आईआईटी गुवाहाटी को इस काम को सौंपा जाने का बात हो रहा है कि वो लोग ये ड्रेनेज को कैसे मजबूत कर सके ताकि फ्लडिंग ना हो। जो शहरी इलाका है डिब्रूगढ़ में उसका बात हो रहा है। और भी जो है, अगर हम टोटल रिलीफ कैंप्स की बात करें कृतिका, तो कल जो है 630 रिलीफ कैंप कल टोटल लगाए गए। उसमें से जो रिलीफ कैंप्स है उसमें 269 रिलीफ कैंप्स थे और रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स जहाँ पे कि खाने पीने का सामान, मेडिकल असिस्टेंस, ये सब अवेलेबल होता है, वो 361 था। हालांकि जो है अभी कल तक जो लेटेस्ट बुलेटिन रिपोर्ट में जो है पॉपुलेशन अफेक्टेड जो है 23 से 22 लाख में आ गया था। लेकिन अभी भी जो आईएमडी का प्रेडिक्शन है वो भारी वर्षा का है। आज का भी भारी वर्षा का है और लगातार 10 तारीख तक भारी वर्षा की होने की संभावना है। और अगर हम
पूरी मतलब प्रशासन की बात कहे तो इवन जो एनिमल्स को भी रेस्क्यू करने का काम चल रहा है, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क में काफी सारे एनिमल्स को बचाया गया वहां से। कुछ दिन पहले ही एक 18 मंथ राइनो को फ्लड बाढ़ पीड़ित इलाके से निकाल के वहां पे रिलीज में ले उनको उसको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड किया गया। कृतिका, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुबीना, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वाकई असम में अगर बाढ़ के हालात तो वाकई बेहद ही चिंताजनक इन दिनों बने हुए हैं। हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम जो एजेंसियां हैं वो लगातार वहां पर मौजूद हैं और बचाव अभियान वहां पर चलाया जा रहा है। इसी के साथ में ये तो बात रही असम की, लेकिन असम के साथ ही उत्तराखंड की भी बात कर लेते हैं, जहां भारी बारिश और बाढ़ के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मौसम विभाग की ओर से राज्य में रेड अलर्ट भी जारी किया गया। राज्य में बीते एक सप्ताह से लगातार भारी बारिश होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन हो रहा है। वहीं मौसम विभाग ने 9 जिलों में अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। राज्य के कुमाऊं मंडल में भारी बारिश जारी है। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो देहरादून में सर्वाधिक 11 सेंटीमीटर बारिश हुई है, तो वहीं चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में 10 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अवशेष नौटियाल इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उत्तराखंड की ताज़ा अपडेट हमें देंगे। अवशेष, अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में किस तरीके के हालात हैं, क्योंकि इन दिनों चारधाम यात्रा भी वहां पर चल रही है, तो ऐसे में क्या कुछ प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं और किस तरीके की वहां पर एडवाइजरी भी जारी की गई है? अवधेश। देखिए कृतिका, बिल्कुल पिछले 2 दिन से जो बारिश हो रही थी, आज थोड़ा राहत है। मैदानी जनपद हो या पहाड़ी जनपद हो, थोड़ी देर के लिए जो है अब हल्की सी धूप निकली है। मैंने जो अपने सहयोगी हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, तमाम जगह उनसे भी बातचीत की और तमाम वहां पर जो है बारिश, अभी हल्की बारिश हो रही है। इसके साथ ही जो कुमाऊं मंडल के ज्यादातर इलाके हो गए, खटीमा, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, यहाँ पर जो है जो ऊपर जो पर्वतीय इलाकों में बारिश हुई है, तो मैदानी जो जनपद है कुमाऊं मंडल के, वहां पर नदियां उफान पर है। गोला, सरयू, तमाम नदियां उफान पर है और जो नदियों के आसपास के क्षेत्र हैं वहां पर जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई। वहां एसडीआरएफ को तैनात किया गया है। खटीमा में एसडीआरएफ का रेस्क्यू अभियान जारी है। अभी 40 से अधिक लोगों को जो है जल भराव से बाहर निकाला गया है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो कुमाऊं मंडल के अधिकारी हैं तमाम, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की समीक्षा बैठक ली है। तमाम जो फोर्स है उसको अलर्ट मोड पर रखा गया है। एसडीआरएफ को जगह चिन्हित करते हुए जहां पर जल भराव की अतिरिक्त समस्या है वहां से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। साथ ही जो चारधाम यात्रा को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। यात्रियों से लगातार अपील की जा रही है कि मौसम साफ होने के बाद ही आगे बढ़ें। वो जहां पर हैं वहां पर जब तक मौसम आगे का साफ नहीं होता, बारिश नहीं रुकती है, तब तक अपनी जहां पर सुरक्षित जगह पर है वहां पर रुकें। तो प्रशासन लगातार जो है लगातार प्रशासन का तंत्र है वो लगातार काम कर रहा है। लगातार जो मजबूती ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री तक प्रशासन पूरा अलर्ट है। सड़कों पर नजर रखी जा रही है। यात्रियों को सुरक्षित स्थानों से धीरे धीरे जैसे जैसे मौसम खुल रहा है वैसे वैसे यात्रियों को आगे किया जा रहा है। पिछले 2 दिन जरूर यात्रियों को स्ट्रिक्टली जो है तमाम जो सुरक्षित स्थान थे वहां पर रोका गया था। आज थोड़ा हल्की सी राहत की बात है। तो प्रशासन की तरफ से फीडबैक आ रहा है कि जो यात्री मंदिरों के नजदीक हैं, चार धामों के नजदीक हैं, उनको दर्शन कराया जा रहा है और बाकी यात्रियों से भी अपील की जा रही है कि मौसम को देखकर निकलें। तो अभी तक की जो उत्तराखंड से राहत की बात है, लेकिन बिल्कुल कृतिका भूस्खलन हो रहा है, उसके कारण जो है सड़कें बाधित हो रही हैं। 150 से अधिक छोटे बड़े मार्ग जगह जगह जो है बाधित हो रखे हैं, जिनको लगातार खोला जा रहा है। 250 से अधिक जो ग्रामीण इलाके हैं, जो गांव के इलाके हैं, वहां पर जल भराव की दिक्कतें आ चुकी हैं। तो वहां पर एसडीआरएफ मोर्चे पर डटी हुई स्थानीय पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। तो हर साल मानसून में कृतिका उत्तराखंड में चीज देखने को आती है, क्योंकि पहाड़ कच्चे, जब ऊपर से बारिश होती है तो इसका असर मैदानी जनपदों पर देखने को मिलता है। हरिद्वार, ऋषिकेश और जो कुमाऊं मंडल के हल्द्वानी, उधम सिंह नगर, चंपावत, ये जनपद हैं, यहाँ पर समस्याएं हो जाती हैं। जी अवधेश, अगर देखा जाए तो ये तो एडवाइजरी हो गई जो लोग पर्यटक जो वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही जो वहां के रहवासी हैं उनके लिए भी क्या किसी प्रकार की कोई एडवाइजरी अभी तक जारी की गई है प्रशासन की तरफ से? देखिए, बिल्कुल प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है, अभी कोई विशेष रूप से नहीं, लेकिन अपील लगातार की जा रही है कि भारी बारिश में जो पर्वतीय इलाकों में जो लोग हैं वो यात्रा करने से बचें। अभी भी अपने घरों मतलब अपने सुरक्षित स्थानों पर रहें, क्योंकि लगातार जो पहाड़ हैं वो लगातार जो पिछले दिनों से लगातार बारिश हो रही, पहाड़ कच्चे हैं, तो पहाड़ कच्चे होने से भूस्खलन हो रहा है, जगह जगह यातायात बाधित हो रही है, कहीं सड़क दुर्घटनाओं के मामले भी सामने आ रहे हैं। तो लगातार स्थानीय प्रशासन द्वारा भी अपील की जा रही है कि यात्रा करने से बचें, चाहे वो स्थानीय गाँव के लोग हों, चाहे वो बाहर से चाहे वो देश दुनिया से आने वाले पर्यटक हों, सभी से लगातार
अपील की जा रही है कि खास तौर से जो पहाड़ी मार्ग हैं उन पर यात्रा करने से बचें और बहुत अत्यंत आवश्यक हो तभी बाहर निकलें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे भी आपसे ताज़ा अपडेट लेते रहेंगे। तो जिस तरीके से उत्तराखंड की हम लगातार बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में फिलहाल जो चारधाम की यात्रा चल रही है उसको लेकर भी प्रशासन हालांकि सचेत है और लोगों को सुरक्षित वहां पर चार धामों के दर्शन करा सके, इसके लिए प्रतिबद्ध भी। इसी के साथ अगर खबरों में आगे बढ़ेंगे तो वहीं पंचकुला के पिंजौर के पास पहाड़ी क्षेत्र में हरियाणा रोडवेज की एक बस पलट गई। हादसा पिंजौर के नौल्टा गांव के पास हुआ है, जिसमें 40 से ज्यादा स्कूल के बच्चे घायल हो चुके हैं। घायलों को पिंजौर के अस्पताल और पंचकुला के सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल में इलाज चल रहा है। गंभीर हालत को देखते हुए एक महिला को पीजीआई चंडीगढ़ भी रेफर किया गया। वहीं हादसे का कारण फिलहाल बस ड्राइवर द्वारा ओवर स्पीड बताया जा रहा है। बस में ज्यादा सवारियां होना यानी ओवरलोड और सड़क की खस्ता हालत भी हादसे का अतिरिक्त कारण बताया जा रहा है। और न्यूज़ एट 10 में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा को लेकर ताजा अपडेट, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आज रथ यात्रा का दूसरा दिन है। श्रद्धालुओं में काफी उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है और आज रथ यात्रा गुंडीचा मंदिर पहुंचेगी। गुंडीचा मंदिर को दरअसल भगवान की मौसी का घर माना जाता है। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बीते कल शुरू हुई थी। आपको बता दें कि ये यात्रा 16 जुलाई तक चलेगी। वहीं हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से रथ यात्रा शुरू होती है और दशमी तिथि को समाप्त होती है। भगवान जगन्नाथ के पहले भक्त और पुरी के राजा गजपति महाराज ने परंपरा निभाते हुए सोने की मूठ वाली झाड़ू से रथ के मार्ग की सफाई की। रस्मों को छेरा पहरा के नाम से जाना जाता है। विधि विधान के साथ शुरू हुई इस धार्मिक यात्रा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित ओडिशा के राज्यपाल रघुबर दास और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी समेत केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी इस पावन अवसर पर पहुंचकर प्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया। मान्यताओं के अनुसार बहन सुभद्रा के साथ हर साल भगवान श्री कृष्ण और बड़े भाई बलराम रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं और अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। इनमें सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में बहन सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ होता है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब अमरनाथ यात्रा की करते हैं। दरअसल श्री अमरनाथ यात्रा के पास 5803 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था श्रीनगर से बालटाल और पहलगाम मार्गों के लिए रवाना हुआ। 88 वाहनों का पहला सुरक्षा काफिला 1862 यात्रियों को लेकर सुबह करीब 3 बजे उत्तरी कश्मीर के बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना हुआ है, जबकि 3941 यात्रियों का दूसरा जत्था 130 वाहनों के दूसरे काफिले में सुबह 4 बजे पहलगाम बेस कैंप के लिए रवाना हुआ। 9 दिन में 1,82,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। मौसम विभाग ने दोनों यात्रा मार्गों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहने और दिन में रुक रुक कर हल्की बारिश की भी संभावना जताई है।
और आगे बढ़ते हुए चलिए अब बात कर लेते हैं राजनीति से जुड़ी हुई। दरअसल झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन सरकार आज फ्लोर टेस्ट होना है और इसके लिए आज विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएमएम के सभी विधायकों को सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। सहयोगी दलों कांग्रेस, आरजेडी और भाकपा माले ने भी अपने विधायकों को विश्वास मत के दौरान सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में 5 सीटें फिलहाल खाली हैं। विश्वास मत हासिल करने के लिए 39 विधायकों का समर्थन जरूरी है। सत्तारूढ़ गठबंधन के पास 46 विधायकों का समर्थन है, जिसमें जेएमएम के 27, कांग्रेस के 17 और राजद व भाकपा माले का एक विधायक भी इसमें शामिल है। तो वहीं विपक्ष में 27 विधायक हैं, जिनमें से भाजपा के 24 और आजसू के 3 विधायक शामिल हैं। 3 विधायक निर्दलीय भी हैं। विश्वास मत हासिल करने के बाद आज झारखंड कैबिनेट का विस्तार भी होगा। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन की सरकार को अब तक की देश की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया है। भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने जेएमएम सरकार को स्वार्थी और परिवारवादी बताते हुए कहा कि इनकी सत्ता में जन कल्याण नहीं होगा। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी सरकार, इस देश का सबसे बड़ी सबसे भ्रष्टाचारी सरकार रिटर्न हुई है और वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए रिटर्न हुई है, अपने घपले घोटाले को छिपाने के लिए रिटर्न हुई है, उस पर पर्दे ढकने के लिए, उसको ये सच्चों को मिटाने के लिए रिटर्न हुई है। तो निश्चित रूप से उसमें जनता का कहीं पर भी उत्थान या जनता का कल्याण नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ है और इस स्वार्थ को लेकर के वो सदन में आने वाले हैं। हम लोग सिर्फ इतना ही चैलेंज करते हैं कि वाद विवाद में आइए और वाद विवाद में आकर के आप क्यों इस सरकार लाए हैं और हम ये बताएंगे कि आप में कितनी कमियां हैं, आप कितने झूठे हैं, कितने स्वार्थी हैं, आप कितने बड़े परिवारवादी हैं। वहीं तमिलनाडु बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग के अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दरअसल आपको बता दें कि 5 जुलाई को के आर्मस्ट्रांग पर 3 बाइक सवार लोगों ने पेरम्बूर स्थित आवास के पास हमला किया था। आर्मस्ट्रांग की चाकुओं से गोदकर हत्या कर हमलावर मौके से फरार हो गए। इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं झारखंड राज्य में पत्थर माफिया धरती को खोखला कर धड़ल्ले से खनन कर रहे हैं, जिससे राज्य की प्राकृतिक संपदाओं को नुकसान हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की झारखंड के रांची से बेहद ही ये खास रिपोर्ट। झारखंड में 3000 से ज्यादा अवैध पत्थर की खदानें हैं, जिसमें चतरा, गुमला, धनबाद, साहिबगंज सभी जगह ये माफिया अवैध खनन कर शासन को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। विपक्ष राज्य की जेएमएम सरकार पर जल जंगल जमीन को बेचने का आरोप लगा रहा है। ये तो स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन का बेहतरीन नमूना है। इससे बढ़िया नमूना क्या हो सकता है जब माननीय मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, जो साहिबगंज के पत्थर माफिया थे, उन्होंने ही अपने कार्यकाल में पहले 2 वर्षों में 1250 करोड़ के पत्थरों को, पहाड़ों को गायब करवा कर, तुड़वा कर इसकी बाजाबता रेलवे से भिजवा दिया और अभी वो जेल में है 2 वर्षों से। ईडी ने 1250 करोड़ का सिर्फ एक साहिबगंज इलाके में ये आकलन किया है, इनिशियल आकलन किया है, जो पत्थर की वहाँ पे चोरी हुई है, एक तरह से पहाड़ों की चोरी हुई है। तो अवैध खनन तो सरकार का समर्थन है, बिना समर्थन के। अभी तक वो पंकज मिश्रा 2 साल से जेल में रहने के बाद भी विधायक प्रतिनिधि है माननीय मुख्यमंत्री के। झारखंड में खनन माफिया और विभागीय अफसरों का मजबूत गठजोड़ है। खनन का लाइसेंस तो 15 से 20 डेसिमल का ही जारी होता है, लेकिन शातिर खनन माफिया सैकड़ों एकड़ लंबे चौड़े इलाके पर कब्जा कर लेते हैं और अवैध खनन करते हैं। वहीं सत्तारूढ़ जेएमएम ऐसे किसी भी आरोपों से इनकार करता है। पिछली बार की सरकार के समय जो राजस्व वसूली खनन के क्षेत्र से था, उससे करीब 2.5 गुना ज्यादा राजस्व वसूली इस सरकार में हो रही है। जब राजस्व वसूली ज्यादा हो गया तो घोटाले कैसे होंगे? राजस्व कम आता था आपकी सरकार में। इसका मतलब यह हुआ कि आप चोरी करवाते थे, घोटाले करते थे, भ्रष्टाचार में लिप्त थे। लेकिन यहाँ तो राजस्व बढ़ा है। झारखंड की आदिवासी संस्कृति में पहाड़, वन और नदियों का खास महत्व है और ये मुद्दा यहाँ रहने वाले आदिवासियों से सीधे तौर पर जुड़ा है। इसके बावजूद
झारखंड में पहाड़ों को बचाने के लिए अब तक कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। वहीं खनन के ऐसे किसी भी घोटाले पर हेमंत सोरेन सरकार मौन है। झारखंड राज्य में कहां-कहां करप्शन हुआ, इसकी परतें अब धीरे धीरे खुलने लगी हैं। जल जंगल जमीन ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां पत्थर माफियों की नजर न पड़ी हो। सच बात तो यही है कि झारखंड राज्य में बिना डर भय के बेखौफ दिन के उजाले में बड़े पैमाने में पत्थर माफियों का काला कारोबार कई वर्षों से बदस्तूर जारी है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रांची, झारखंड। तो ये तो बात रही झारखंड की, लेकिन वही बात अब मध्य प्रदेश की भी करते हैं, जहां मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। मध्य प्रदेश के राजभवन में विधायक रामनिवास रावत ने नए मंत्री के रूप में आज शपथ ली है। वहीं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन दिनों ओडिशा के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने आज सुबह सैर के दौरान समुद्र किनारे की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की हैं। उन्होंने लिखा कि कुछ ऐसी जगहें हैं जो हमें जीवन के सार के करीब लाती हैं और हमें याद दिलाती है कि हम प्रकृति का हिस्सा हैं। पहाड़, जंगल, नदियां और समुद्र तट हमारे भीतर की किसी चीज को आकर्षित करते हैं। आज जब मैं समुद्र के किनारे टहल रही थी तो मुझे आसपास के वातावरण से जुड़ाव महसूस हुआ। हल्की हवा, लहरों की गर्जना और दूर दूर तक पानी, ये एक ध्यानपूर्ण अनुभव था। इससे मुझे एक गहन आंतरिक शांति मिली जो मैंने कल महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करते समय भी महसूस की थी। और चलिए न्यूज़ एट 10 में आगे बढ़ते हुए बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की भी करते हैं, जहां फ्रांस में रविवार को चुनाव संपन्न होने के बाद मतगणना जारी है। चुनाव परिणाम आज आने की उम्मीद है। रुझानों में एकजुट हुए वामपंथी गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है, तो वह राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का गठबंधन और दक्षिणपंथी गठबंधन पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक देश में त्रिशंकु सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि फ्रांस की संसद का कार्यकाल 2027 में खत्म होना था, लेकिन यूरोपीय संघ में 9 जून को अपनी पार्टी रेनेसां की बड़ी हार के बाद राष्ट्रपति मैक्रों ने समय पूर्व संसद भंग कर बड़ा जोखिम लिया। दरअसल मैक्रों सरकार गठबंधन के सहारे चल रही थी। उनके गठबंधन के पास सिर्फ 250 सीटें थीं और हर बार कानून पारित करने के लिए उन्हें अन्य दलों से समर्थन जुटाना पड़ता था। वहीं चुनाव परिणामों की घोषणा से पहले ही धुर दक्षिणपंथ के विरोध में देश में हजारों प्रदर्शनकारी पेरिस में इकट्ठा हुए। इसके बाद पेरिस में फ्रांसीसी प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पेरिस शहर के प्लेस डे ला रिपब्लिक में विरोध करते हुए नारे लगाए। सर्वेक्षणकर्ताओं के अनुमानों के आधार पर नतीजे मरीन ले पेन के राष्ट्रवादी यूरोसेप्टिक नेशनल रैली के लिए एक झटका साबित हुआ है। जनमत सर्वेक्षणों ने इसे सबसे बड़ी पार्टी बनने की भविष्यवाणी की थी, जबकि ये अभी तीसरे स्थान पर है। चुनाव के बाद संसद वामपंथी, मध्य मार्गी और धुर दक्षिणपंथी समूहों में विभाजित हो जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ एट 10 में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।